नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q1 अर्निंग्स में। और हम बात करते हैं इसमें डेली एक ऐसे मैनेजमेंट से जिनके की शानदार नतीजे आए हैं। और आज हम बात कर रहे हैं यूफ्लेक्स के टॉप मैनेजमेंट से। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजेश भाटिया जी, ग्रुप CFO हैं कंपनी के। सर, गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर, एक तो पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे कि यू हैड डन a fantastic job, like highest ever revenue in Q1. So sir, अब क्या लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की रहेगी आने वाले समय में? किस तरह के रेवेन्यूज इसी तरह से चलते रहेंगे? क्योंकि इस ईयर की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। तो वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में करीब 16% था ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल फॉर द ईयर आई थिंक हमने लास्ट ईयर भी यही गाइडेंस दिया था कि इस साल कहीं 15 से 20% के बीच में इंक्रीज रहेगा हमारा। तो उसके चलते थोड़ा सा वैल्यू डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस क्या है। रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर वो सेम रहते हैं एज अ Q1 प्राइसेस तो वी कैन लुक एट 20% प्लस ग्रोथ। बट अगर वो थोड़े सॉफ्टन होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा ग्रोथ इन वैल्यू मे बी लिटिल लेस। But volume wise, I think now the larger volumes have to come from our new projects which are getting commissioned later this year. So next year would again be a volume driven value increase for us when we commission our Dharwad fully and our CPP in Dubai fully. So that will drive the volumes as well as the values up for the next 2 years. Sir, this quarter was quite volatile in terms of geopolitical risk, crude oil prices. तो इतना सब कुछ हुआ इस क्वार्टर में। इवन 1 जुलाई से सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक भी बैन हो रहा था। तो इतना सब कुछ होने के बाद इतना शानदार रिजल्ट। सर, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर का डायरेक्टली कंपनी पर, क्रूड ऑयल का डायरेक्टली कंपनीज पर? इसके बारे में बताएं। So Russia-Ukraine war से yes, one thing, crude prices went through roof, and also कुछ हम Ukraine was also one of the markets for us, so that got affected. We were supplying to Ukraine from our Poland and Hungary facilities. तो एक तो उसका इम्पैक्ट आया। बट आई थिंक रॉ मटेरियल पे सब पे पॉलीप्रोपिलीन हो या आपका पेट है जो कि पॉलिएस्टर फिल्म में यूज होता है, हर जगह पे हमने देखा इम्पैक्ट है। दैट इज वाई अगर हम 2 क्वार्टर्स पिछला क्वार्टर देखें तो वैल्यू ग्रोथ तो हमें 46.5% के आसपास दिखता है, बट वॉल्यूम उसमें करीब 16% ही है। तो इसका मतलब द प्राइस इंक्रीज बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल्स व्हिच वाज रिफ्लेक्टेड इन द सेलिंग प्राइस, वो देखने को मिला है। उससे पहले वाले क्वार्टर में भी प्राइसेस इंक्रीज हो ही रही थी। तो अगर मैं मार्च का क्वार्टर देखूं तो उसमें हमें रेवेन्यू ग्रोथ मिला था 65%, but volume growth था 38% on a year-on-year basis on that. तो पिछले 6 महीने from raw material price point of view थोड़े से ज्यादा volatile रहे हैं because of and थोड़ा सा उसमें जो कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम, वो यूक्रेन वॉर ने कर दिया towards the later part of the February. But अभी थोड़ा सा क्रूड कम हुआ है एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुई हैं। देखना पड़ेगा कितना सस्टेनेबल है या फिर डिपेंडिंग ऑन हाउ द इकोनॉमीज ऑफ यूरोप एंड USA आर एक्सपेक्टेड एंड चाइना इज एक्सपेक्टेड टू डू, जिससे वो रॉ मटेरियल बेसिकली क्रूड एंड अदर एनर्जी हाउ डज दैट बिहेव। सर, आपने बोला कि यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, यहाँ से आपका रेवेन्यू कुछ आता था, तो कितना रेवेन्यू था, कितना हिट हो रहा है वहां से?
तो अभी तो थोड़ा टाइम के लिए हिट था, अभी तो दोबारा शुरू हो गया है वहां पे। सो हिट वाज आई थिंक फॉर एट द बेस्ट फॉर 1 quarter ओनली। अभी वहां पे हम लोग दोबारा दे पा रहे हैं एज दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होंगे अभी मेरे पास आपसे शेयर करने के, बट relatively very small market overall as a whole. एंड सर रॉ मटेरियल सप्लाई इश्यूज अभी भी हैं या केवल प्राइस इश्यूज ही हैं? प्राइस तो वी हैव सीन द वॉलेटिलिटी बट द सप्लाई इशू आल्सो देयर। सप्लाई इश्यूज हैं थोड़े से अभी भी, क्योंकि हम लोगों के इतना फैला हुआ नेटवर्क है, तो हम लोग किसी ना किसी सोर्स से मैनेज कर रहे हैं। हमेशा कोशिश यही रहती है कि रॉ मटेरियल जहाँ पे प्लांट है उसके आसपास से मिल जाए, तो वो बेस्ट हमेशा रहता है, क्योंकि उससे आपको वर्किंग कैपिटल कम लगता है, क्योंकि जो आपका ट्रांजिट टाइम है दैट इज वो काफी कम है। और दूसरा फिर उसमें आपको जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो इफेक्ट इतना नहीं करती है अगर आप अपने पास के सोर्सेस से ले रहे हैं। तो उसमें कुछ पिछले 6 से 9 महीने में चैलेंजेस रहे हैं। हम लोगों ने उसकी वजह से परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं होने दिया है। हम लोग मल्टीपल सोर्सेस से सोर्स कर पा रहे हैं सारा रॉ मटेरियल। हाँ, बट प्राइसेस थोड़ा बढ़े हुए थे और उसके चलते हमें भी कस्टमर को प्राइस पास ऑन वो करने पड़े। सर ये जो आपने नया बिजनेस शुरू किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को जो बैन किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में आपने एसेप्टिक जो ये लिक्विड बिजनेस शुरू किया था, इसमें जबरदस्त ग्रोथ आ रही है, ट्रिपल डिजिट ग्रोथ सिंस लास्ट 3-4 क्वार्टर्स। ये जो सर इसके बारे में बताएं कि ये जो आप आई बिलीव कि ये जो पेपर की जो स्ट्रॉज होती है यही बना रहे हैं एग्जैक्टली, या इसमें कुछ और भी? नहीं, पेपर स्ट्रॉ तो इसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, जो जूस का सेगमेंट है उसमें ज्यादा लगता है। तो इसमें अगर आप कभी भी देखें जो पैक्स होते हैं उसमें साइड में एक डायगनली एक स्ट्रॉ लगा होता है, यू शेप स्ट्रॉ होता है, बेंड होता है, उसको आप उससे पियर्स करके फिर आप अपना ड्रिंक पी सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो स्ट्रॉ जो अभी तो प्लास्टिक का लगता था उसमें वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब उसमें आ गया रेगुलेशन कि उसकी जगह पे आप प्लास्टिक नहीं यूज कर सकते, आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा, एंड पेपर उसका सब्स्टिट्यूट है। तो वो बहुत छोटी सी आइटम है जिसमें हमें ऑलरेडी पहले तैयारी कर रखी थी, तो वो पेपर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट सिंगल यूज प्लास्टिक में हमारा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सिंगल यूज प्लास्टिक से अफेक्टेड हो। और क्योंकि जो प्रोडक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक में लार्जली अगर आप देखें तो वो प्रोडक्ट्स हैं विच आर प्लास्टिक कटलरी आइटम्स, और हमारा वो डोमेन नहीं है। हम तो बेसिकली लार्ज सब्सटेंटिव पार्ट जो है हमारे बिजनेस का वो है फूड पैकेजिंग। जो प्राइमरी फूड है उसको पैक करके कस्टमर तक पहुंचाना, उसका प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइफ, एक्सटेंशन of the life of food by giving it a packaging, और उसके so actually this packaging helps preserve the food, and that is the whole endeavor कि अगर आप वो इस पैकेजिंग का सब्स्टिट्यूट क्योंकि नहीं है, तो अगर आप किसी तरह से इसमें जो प्लास्टिक्स लग रहा है उससे आपके फूड अवेलेबिलिटी टू द वर्ल्ड मेंटेन हो पा रही है, अदरवाइज द फूड वेस्टेजेस विल बिकम वेरी वेरी हाई। ओके सर, कुछ ये जो पानीपत में आप एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, इसकी किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है, कब तक शुरू होगी? मैं पढ़ रहा था कि इसमें कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, आप ये एक तरह से ये यूनिट आपके लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, सो कितना मार्जिन्स पर ये बेनिफिट देने वाली है भविष्य में?
तो इस यूनिट का पर्पस ये था क्योंकि अभी तक हमारा जो फैसिलिटी थी पॉलिएस्टर फिल्म्स बनाने में, जिनको हम बोपेट फिल्म्स बोलते हैं, वो उसके लिए रॉ मटेरियल अभी हम मार्केट से लेते थे, प्रोक्योर करते थे। और जैसे मैंने बताया कि पिछले 1 साल में रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा सप्लाई चेन इश्यूज के चलते अफेक्टेड था। नॉट इंडिया में तो इतना इम्पैक्ट नहीं था, बट बाहर में अच्छा इम्पैक्ट हुआ और हमें सोर्सिंग में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब क्योंकि हमने धारवाड़ भी अभी शुरू कर रहे हैं इस साल के एंड में, तो ये था कि हम लोग जितना आत्मनिर्भर हो पाए अपने रॉ मटेरियल पे भी, उतना बेटर हो जाएगा। मार्जिन तो उसमें आज जो रॉ मटेरियल सप्लायर हमें देते हैं वो भी अपना मार्जिन तो रखते ही हैं, तो हमारे लिए तो कैपेटिव रिक्वायरमेंट है। और हमने देखा कि चाहे वो इंडिया हो चाहे बाहर हो, जिस प्राइस पे मैं उसमें बात करता हूँ, जो मार्जिन पे हम रॉ मटेरियल खरीदते थे, वो मार्जिन्स बढ़ गए थे मार्केट्स में, नॉट इंडिया में नहीं, विदेशों में भी वो बढ़ गए थे। तो इससे हमें एक क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस इसमें जो पीटीए एमईजी लगता है वो तो प्राइसेस इंडेक्स बेस्ड है, वो तो सबके लिए सेम है, बट उसके ऊपर में जो मार्जिन्स थे वो ज्यादा देने का कोई औचित्य नहीं था। तो इसलिए हमने इसको कैपिटिव बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके कंसेप्चुलाइज किया कि ताकि हमारे मार्जिन्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम एनविसाज करते हैं तो यही रहता है कि इसका पे बैक जल्दी से जल्दी हो। तो करीब 5-1 साल का पे बैक पीरियड के हिसाब से ये प्रोजेक्ट भी ठीक वर्कआउट होगा। सर ये फुली ऑपरेशनल कब तक हो पाएगा? ये होगा ऑपरेशनल फाइनेंशियल ईयर 2026 में। Okay, so it will take another 3 years. Another 2 years, बिगिनिंग में हो जाएगा। FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है ये हो जाए। Okay. And sir, what about your Nigerian facility? वहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरह का चल रहा है? लास्ट क्वार्टर में अच्छा था, 70% था, 70 से ऊपर था, बट अभी भी पूरे हमारे जो मापदंड हैं उनको ऑपरेट करने के लिए उनसे फिर भी कम है, बिकॉज बाकी सारे प्लांट 90% प्लस पे चल रहे हैं। तो इसको अगले 1-2 क्वार्टर्स में और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो ओवरऑल सर अब अगर हम नाइजीरियन प्लांट देखें और ये जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशन इमर्ज हो चुकी है, कभी जियोपॉलिटिकल रिस्क हो जाता है, कभी क्रूड ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी आ जाती है। अभी हम क्रूड लास्ट क्वार्टर में देख रहे थे कि $139 तक पहुंच गया, अभी नाउ इट्स ओपनिंग समवेयर अराउंड $86-88। तो सर इस पूरी वॉलेटिलिटी को हेज करने में कंपनी का कुछ फॉरेक्स हेज भी होता है सर? नहीं, हम लोग नहीं करते सर कमोडिटी हेज किसी भी तरह का। तो जैसे अवेलेबल है उसी तरह से हम लोग खरीदते हैं, और हमारी सप्लायर से नॉर्मल इंडेक्स बेस्ड प्राइसिंग रहती है, और वो इंडेक्स के ऊपर एक उनका कन्वर्जन चार्ज जो हम उनको देते हैं वो फिक्स्ड रहता है। उसके अनुसार हमें रॉ मटेरियल, और उसी के अनुसार हम अपने कस्टमर से भी ऑलमोस्ट प्राइसिंग तय करते हैं। तो हम लोग हेज में बिल्कुल नहीं जाते। तो सर एक्सपोर्ट आए, जो कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू है प्लस जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है, इसका सेग्रीगेशन कुछ पता है? हमारा करीब 60% से ऊपर है एक्सपोर्ट अभी बिजनेस। जी, सो डोमेस्टिक बिजनेस हमारा है करीब 38% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, और 62% हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, जिसमें से लार्जली इट इज डॉलर एंड यूरो बेस्ड। ओके, तो ये जो डॉलर, जो इतना बड़ा सा 60% रेवेन्यू आपका एक्सपोर्ट से आता है, सो यू हेज डॉलर्स? और वी डोंट हेज डॉलर्स बिकॉज वी बाय इन डॉलर्स और यूरोस एंड वी सेल इन डॉलर्स और यूरोस। जैसे भी इस देश में जो एप्लीकेबल है
तो हमारे को कोई बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं पड़ता जी, हेज करने की जरूरत अभी तो इनफैक्ट फायदा ही हो रहा होगा क्योंकि सर डॉलर हैज appreciated significantly like from 75 to 80, so we are getting a good amount of money on the forex front also. So सर उसका कुछ अमाउंट था क्या इस क्वार्टर में कि कितना फॉरेक्स की वजह से हमें गेन हुआ? फॉरेक्स की वजह से कोई खास गेन नहीं है जी, बिकॉज वी आर इन अ मल्टी लोकेशन। रशिया में काफी वॉलेटाइल रहा उनका रूबल, काफी वॉलेटाइल रहा, यूरो काफी वॉलेटाइल रहा, यूरो ऑलमोस्ट 1 को टच कर गया था। फिर अगर हम देखें नाइजीरियन करेंसी में काफी डेप्रिसिएशन रहा, तो मेक्सिको में भी। सो डॉलर तो हर जगह पे स्ट्रांग ही हुआ है हर करेंसी के अगेंस्ट में ना, तो उसका बट ओवरऑल में वो पैन आउट हो जाता है जी, कोई बहुत लंबा चौड़ा फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट नहीं देखने को हमें हमें मिलता है। ओके, सो सर ओवरऑल सर आउटलुक इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है? गाइडेंस मार्जिन्स फ्रंट पर क्या है? प्रॉफिट फ्रंट पर अगर कुछ मार्जिन्स अगर मैं बोलूं, डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल प्राइसेस, 17 से 19% की रेंज जो है वो फीजिबल लगती है। वैल्यू वाइज इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, अगेन पहले क्वार्टर में हमने करीब 4,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है। उस हिसाब से देखें अगर इसी को रेप्लिकेट करें 3 क्वार्टर्स में, तो करीब 16,000 करोड़ का रेवेन्यू प्लस आना चाहिए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में करीब 20% ओवरऑल बेसिस पे होगा। अब इसमें ये डिपेंड करेगा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस क्या रहती हैं आगे वाले समय में। और नंबर 2, हम लोग जो नए प्लांट्स हैं हमारे धारवाड़ में और दुबई में, कब उनका कमर्शियल प्रोडक्शन ऐड होके शुरू होता है। तो आई थिंक ये 2 फैक्टर्स को लेके चलते हुए, बट फिर भी करंट रॉ मटेरियल प्राइस लेवल पे जो कि Q1 में है, उसके बेस पे करीब 20% वैल्यू ग्रोथ होना चाहिए। एनीथिंग सर, कुछ आप अपने कंपनीज के प्रोडक्ट की जो कुछ नया एक्सपेंड कर रहे हो या कुछ भी ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्लान जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? प्रोडक्ट्स तो हम लोग करते रहते हैं जी, हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ बॉटल्स और उनसे फिर दोबारा पेट चिप्स बनाने के, जिससे फिर पॉलिएस्टर फिल्म लगेगी, उसमें अच्छा काम किया है हमने। वो फैसिलिटी हमारी मेक्सिको में भी अब लग रही है, हो गया, ऑलमोस्ट शुरुआत हो गई है। फिर हम लोग वो फैसिलिटी सब जगह पे और जगह पे भी रेप्लिकेट करने, इजिप्ट में भी उसको रेप्लिकेट करने। हम एक पायनियर था जी हमारा कि रिसाइकलिंग मिक्स प्लास्टिक वेस्ट की भी होनी चाहिए। तो रॉ मटेरियल साइड में अभी जो हम पेट चिप्स खरीदते हैं मार्केट से, उसमें हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि यूज्ड पेट बॉटल्स लेके उसको रिसाइकिल करके हम लोग फिर पेट चिप्स बना के उसी से पॉलिएस्टर फिल्म बनाए, जिसकी डिमांड अच्छी है और ये एनकरेजेस द circular economy. I think all efforts are to grow the recycling of the plastics, whether it is at a raw material level or whether it is at a finished goods level. तो जो मल्टी लेयर प्लास्टिक्स हैं हमारा, उसको भी हम लोग रिसाइकलिंग की हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसको हम रिसाइकिल कर रहे हैं। तो ये एक मेन फोकस रहेगा आगे चलते हुए कि रिसाइकलिंग कैपेबिलिटीज हम लोग करके उसमें रॉ मटेरियल्स पे या फिनिश गुड्स पे रिसाइकिल कर पाए। गवर्नमेंट ने भी नया लॉ निकाला है इंडिया में, उसमें भी रिसाइकलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगले 3 से 5 साल में जैसे जैसे कंपनीज के ऊपर रिसाइकलिंग की जो उनकी थ्रेशोल्ड है हर साल बढ़ेगी, तो रिसाइकलिंग विल प्ले अ मेजर पार्ट इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री।
सो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। वी होप कि आपके इसी तरह से रिजल्ट्स आते रहे और हमारा एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कंपनीज के प्लान्स और आगे आउटलुक पर जारी रहे। तो फिलहाल थैंक यू, धन्यवाद विवेक जी आपका। आपने हमारे लिए ये एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और आपके देखने वालों को जरूर लाभ मिलेगा कंपनी के बारे में और जानने का और क्या हमारे प्लान्स हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you and welcome to our show, sir. Thank you very much for your precious time.